हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था हान क्लान के 3 नए ज़ॉम्बी एक्सपर्ट जैसे ही बैटल के अंदर एंटर करते हैं, जिनके पास होता है वही डेथली साइलेंट किट। वो अपने डेथली साइलेंट किट को एक्टिव करके अलायंस के बहुत सारे मेंबर को उसी गेट के अंदर ले लेते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन्हें पता चलता है हान यन टन के पास जो लास्ट डेथली किट का टेक्निक था उसको शोयान ने चुरा लिया है, जिसकी वजह से ये डेथली साइलेंट वर्ल्ड टेक्निक क्रिएट नहीं हो सकता। और इधर शोयान अपने अलायंस के आर्मीज को डेथली साइलेंट वर्ल्ड से बचाने के लिए उसके अंदर घुस के इस्तेमाल करता है अपना नया डेथली साइलेंट गेट को और ढूंढने लगता है उस गेट के वीक पॉइंट को। फिर जैसे ही शोयान को इस गेट का वीक पॉइंट मिलता है, वो बाकी के अलायंस को पकड़कर उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये फॉर्मेशन फाइनली फूट जाता है। अब जब फाइनली सारे अलायंस के बंदे उस डेथली साइलेंट वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं, हमें पता चलता है हान क्लान के वो तीनों ज़ॉम्बीज का हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, जिसके वजह से वो दोबारा से ये डेथली वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर पाते। अब हान यन टन की डेथली साइलेंट गेट की बात को जैसे ही नाइट डिवाउरिंग फ्लेम को पता चलता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन ये चीज जैसे ही हांटी आंटी के कानों में जाता है, वो अपने पूरा आर्मी को बोल देता है यहाँ से विथड्रॉ करो। लेकिन शोयान और बाकी के लोग एक के बाद एक उनको भागते हुए देख उन्हीं के ऊपर अपने पावरफुल अटैक से हमला करने लगते हैं। लेकिन हांटी आंटी सारे फ्रैक्शंस के पावरफुल हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हान क्लान का पूरा टोली अलायंस के सामने से एस्केप कर जाता है। तो गाइस, यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब गुइवान काफी ज्यादा सीरियस होकर कहते हैं, पिछले इन सालों में हान क्लान ने खुद को बहुत अच्छे तरीके से छुपा के रखा है, जिसके वजह से मैं हमेशा से सोचते आया हूँ कि अगर गु क्लान हान क्लान को स्ट्रेंथ के मामले में हरा नहीं पाता तो फिर कम से कम ये दोनों सेम लेवल पर रन करेंगे। लेकिन आज इस बैटल में गुइवान को पता चलता है रियलिटी बहुत ही ज्यादा क्रूएल है और गु क्लान हान क्लान का बिल्कुल भी मैच नहीं है। अब आगे गुइवान कहते हैं, आंटी आंटी ने सही कहा था। जिस टाइम पर शाओ क्लान की हार हुई थी, उसके बाद से इस टाओ के कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा फ्रैक्शन बचा नहीं रह गया जो कि हान क्लान से फाइट कर पाए। लेकिन बस अफसोस की बात यह है कि इस चीज को हम बहुत लेट समझ पाए हैं। अब गुइवान मायूस होकर कहते हैं, अगर आज वो पुराना वाला शाओ क्लान मौजूद होता तो फिर हान क्लान बिल्कुल भी इतना हिम्मत दिखाकर इस तरीके से एक्शन नहीं ले पाता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शोयान सबको प्रेजेंटेट में होश में लाते हुए कहता है, ये सब छोड़िए, अब हमें आगे क्या करना होगा। ये सुनकर गुइवान होश में आकर कहते हैं, अब हान क्लान के पास ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट के सारे फ्रेगमेंट आ चुके हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा आराम करने के बाद एंशिएंट गॉर्जेट को साथ में लाके ताओशी एंशिएंट गॉड मेंशन की तलाश में निकल जाएंगे। और इस टाइम पर हम सिर्फ हान क्लान को पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस टाइम के दौरान अगर उनका कोई भी एक्सपर्ट मूव करता है तो फिर हम उन्हें चुपचाप से ताओशी एंशिएंट गॉड मेंशन तक फॉलो करेंगे। ये सुनकर लिंग अपने बाहों से कोड़कर बोलते हैं, अगर जासूसी की बात रही तो फिर हम हान क्लान को नोटिस करने से पहले ही वो हमारी नजरों से दूर चले जाएंगे, क्योंकि छुपने के मामले में ये हान क्लान बहुत आगे है। और क्या पता जब तक हमें पता चल पाएगा तब तक ये हांटी आंटी उस मेंशन के अंदर एंटर भी कर जाए। आखिरकार ये सारी चीजों में हान क्लान स्पेशलाइज जो करता है। ये सुनकर गुइवान कहते हैं, इस बारी मैं पर्सनली उन सबको ऑब्जर्व करूंगा। ये सुनकर सब मन में सोचने लगते हैं, आखिरकार हांटी आंटी को ऑब्जर्व करना ये सिर्फ गुइवान ही कर सकते हैं। इसी टाइम पर गुइवान दोबारा से कहते हैं, जब हान क्लान ताओशी एंशिएंट गॉड मेंशन के पास पहुंचेगा, वहाँ पर हमें दोबारा से और एक बैटल लड़ना पड़ेगा और अगर इस बारी हमें मरना भी पड़ा तो भी हम हान क्लान को रोकेंगे। ये सुनकर हर एक इंसान अपने सर को हाँ में हिलाता है, क्योंकि सब जानते थे कि इस बारी अगर वो मेंशन के बैटल में फेलियर होते हैं तो फिर ये तीनों एंशिएंट क्लान का अंजाम भी बाकी के बर्बाद हुए तीनों एंशिएंट क्लान जैसा होगा। और इसी वजह से अपने अपने क्लान की ब्लड लाइन की सुरक्षा करने के लिए रिगार्डलेस चाहे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, वो अपने कदमों को पीछे नहीं हटा सकते। इसी टाइम पर शोयान कहता है, इस टाइम के दौरान स्काई मेंशन अलायंस की आर्मी भी यहीं रहेगी ताकि हम हान क्लान की एक्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। और मुझे लगता है
इस टाइम का फायदा उठाकर हमें हॉल ऑफ सोल के सारे ब्रांच हॉल को भी डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि हान क्लान की पंचों का काम करते हैं। ये सुनकर लेइंग और बाकी के लोग कुछ टाइम तक सोचने के बाद कहते हैं कि शायद अब टाइम आ चुका है ये हॉल ऑफ सोल को पूरे सेंट्रल फ्लिस से खत्म कर दिया जाए। अब ये सारी बातों को रियलाइज करने के बाद गुयुआन कहते हैं तो अगर ऐसी बात है तो चलो हम अपने आर्मी को स्काई मेंशन अलायंस के हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि सेंट्रल फ्लिस की वो स्काई मेंशन अलायंस एक ऐसी जगह है जहाँ से हान क्लान को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है और शायद मेरे सेंट्रल फ्लिस पर रहने से मैं हान क्लान को और भी अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पाऊंगा। ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए अपने सर को हाँ में हिलाता है। फिर वो पीछे मुड़कर मास्टर याओलाओ की तरफ मुड़कर कहता है, टीचर मैं इस आर्मी के मामले को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये सुनकर मास्टर याओलाओ अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, रिलैक्स करो, भले ही हमारे अलायंस में काफी सारी कमियां हैं, लेकिन हमारे पास जगह की कमी नहीं है, तो इन सबको वेलकम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एडिशनली हमारी स्काई मेंशन अलायंस की ज्यादातर आर्मी यहाँ पहुँचने से पहले अलायंस चीफ की पोजीशन तुम्हारे नाम पे आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम इस पोजीशन को लेने में सबसे सुइटेबल इंसान हो। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो अपने टीचर के ऐसे निर्णय के सामने सिर्फ हेल्पलेस तरीके से हाँ ही कर सकता था। क्योंकि गाइस, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि लास्ट टाइम जब अलायंस बना था तब जैसे ही उनका चीफ को ढूंढा गया था और मास्टर याओलाओ में चीफ बने थे, उन्होंने बोला था जब तक इस अलायंस का कोई सुइटेबल चीफ नहीं मिल जाता तब तक मैं इस चीफ पोजीशन पर रहूंगा, लेकिन उसके बाद उसको इस चीफ के पोजीशन को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने वही किया, शोयान को उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद चीफ का पोजीशन लौटा दिया। और वैसे भी ये अलायंस का आइडिया शोयान ने ही पहले दिया था। अब शोयान अपने टीचर के साथ कुछ टाइम तक और बात करने के बाद मेड्यूसा और जूनर के पास पहुँच जाता है। फिर वो कहता है, तुम दोनों मुझे फॉलो करो। ये कहते ही शोयान दूर के माउंटेन की तरफ उड़ जाता है और शोयान को देखकर मेड्यूसा और जूनर एक दूसरे को देखकर चीयर करते हैं। फिर वो दोनों शोयान को फॉलो करने लगते हैं। अब शोयान जैसे ही एक पत्थर के ऊपर लैंड करता है, वहाँ पर पहले से प्रेजेंट हुए स्काई मेंशन अलायंस के कुछ गार्ड्स शोयान को देखकर खड़ा होकर उसे ग्रीट करते हैं। ये देखकर शोयान अपने हाथ को हिलाते हुए सीधे के सीधे अपने पिताजी की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब वो अपने पिताजी को ग्रीट करते हुए पूछता है, फादर क्या आप सही हो? अब सीन चेंज होकर आता है शाहजहान के ऊपर। अब शाहजहान अपने बेटे को देखकर मन ही मन सोचते हैं, ये लड़का जिसको मैं एक टाइम पर प्रोटेक्ट करता था, अब वो अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पर पूरे आसमान को नीचे झुका सकता है। और अभी अभी उनके आंखों के सामने हुआ बैटल के दौरान वो जैसे ही अपने बेटे के स्ट्रेंथ को देखते हैं, वो काफी ज्यादा खुश होने के साथ साथ प्राइड फील करते हैं। और अब वो मन ही मन सोचते हैं, पिछले कुछ सालों से जब मैं हान क्लान के अंदर था, उस टाइम के दौरान मुझे पता चल चुका था ये हान क्लान कितना ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, लेकिन इतना टेरिफाइंग फ्रैक्शन को भी मेरे बेटे की वजह से भारी नुकसान का सामना करने के बाद यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा है। इसी टाइम पर शाहजहान होश में आते हुए अपने बेटे की कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, योनर तुम सच में बड़े हो चुके हो। और बस कुछ समय पहले की बात है जब सबको लग रहा था शाओ क्लैन का जीनियस अब पूरे तरीके से यूजलेस हो चुका है, लेकिन तब भी मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहा और तुम्हारे ऊपर बिलीव करता रहा। लेकिन बस 10 साल के अंदर अंदर वो भूटान सिटी का नौजवान जिसे लोग नाकारा बोला करते थे, अब वो दाव के कॉन्टिनेंट के पावर लेवल के पिक पर पहुंच चुका है। ये सुनकर शोयान जैसे ही अपने पिताजी के सामने से हटता है, शाहजहान को जूनर और मेड्यूसा दिखाई देते हैं। इसी टाइम पर जूनर कहती है, अंकल शाओ क्या आपको जूनर याद है? ये बोलते ही वो ग्रेट करती है। अब जूनर को देखकर शाहजहान सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो मन ही मन सोचते हैं, ये तो वही लड़की है जो वुटान सिटी की गलियों में इधर उधर घूमती रहती थी। और उस टाइम पर मुझे भी ऐसा लगता था जूनर का शोयान का वाइफ बनना सही है, लेकिन उस टाइम पर उनका स्टेटस कुछ ऐसा था कि उनकी सोच बस एक सपना है, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को बहुत बार इग्नोर भी किया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे बेटे को इस जूनर की वजह से खतरे में आना पड़े। इसी टाइम पर शोयान अपने पिताजी के पास आकर बोलता है, फादर अब जूनर हमारे साओ क्लैन की मेंबर बन चुकी है। ये सुनकर शाहजहान के फेस में एक ब्रिलियंट स्माइल आती है। अब वो अपने बेटे की कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, बहुत ही अच्छे लड़के, तूने अपने पिता को बिल्कुल भी
डिसअपॉइंट नहीं किया। अब इस बाप बेटे की कन्वर्सेशन को सुनकर सूनर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। अब शाओजान कुछ टाइम तक स्माइल करने के बाद मेड्यूसा को देखने लगती है और हमें अभी के मेड्यूसा के फेस में काफी ज्यादा जेंटल एक्सप्रेशन को देख पाते हैं और ये एक्सप्रेशन को देखकर शोयान भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर शोयान खांसते हुए कहता है, फादर ये आपकी और एक डॉटर इन लॉ काइलिन है। ये सुनकर शाओजुआन सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो चुपचाप से अपने बेटे को एक थम्स अप देते हैं। इसी टाइम पर सोयान कहता है, फादर शायद आपने काइलिन के बारे में सुना ना हो, लेकिन काइलिन को और एक नाम से जाना जाता है और वो है क्वीन मेड्यूसा। अब शाओजान जैसे ही क्वीन मेड्यूसा नाम को सुनते हैं वो अंदर से एकदम बौखला जाते हैं, क्योंकि भले ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स को देख चुके हों, लेकिन उनके दिल में क्वीन मेड्यूसा नाम से एक अलग ही लेवल का डर और रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि आखिरकार उस टाइम पर क्वीन मेड्यूसा की फिरोसियस रेपुटेशन पूरे के पूरे जियामा एम्पायर में फैली हुई थी और इस नाम को सुनते ही जियामा एम्पायर की कोई भी मेंबर कांप जाता था। और शाओजान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस टाइम की क्वीन मेड्यूसा, जिसके वजह से जियामा एम्पायर के साथ साथ आसपास के एम्पायर्स में भी खौफ का माहौल बन चुका था, अब वो एक्चुअल में उनकी बहू बन चुकी है। अब इसी टाइम पर क्वीन मेड्यूसा ग्रीट करते हुए कहती है, अंकल जान वो तो पुरानी बातें हैं, अभी के लिए आप मुझे काइलिन बोल सकते हो। उसके बाद मेड्यूसा शोयान को घूरते हुए इशारों में कहती है, अपनी फालतू के बकवास को और पुरानी बातों को अपने दिमाग में ही रखो। अब अपनी बीबी की इसी एक्सप्रेशन को देखकर शोयान खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। इसी टाइम पर शोयान फटाक से शाओजान को कहता है, पिताजी पहले चलो हम स्काई मेंशन पर लौटते हैं और वहाँ पर आपकी ग्रैंड डॉटर आपकी वेट कर रही है और मैं काफी जल्दी अपने बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर को भी वहीं पर बुलाता हूँ और फिर जाकर हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। अब शाओजान जैसे ही ग्रैंड डॉटर का नाम सुनते हैं वो सरप्राइज होकर अपने मुंह को डब्बे की तरह खुला रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे करके शादी की खबर को हजम कर ही पाए थे। उनको पता चलता है उनकी डॉटर इन लॉ क्वीन मेड्यूसा है, फिर वो हजम कर ही पाए होते हैं उनको पता चलता है उनकी ग्रैंड डॉटर भी मौजूद है। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है अलायंस की आर्मी स्काई मेंशन अलायंस पर आ जाती है और ये चीज जैसे ही पूरे कॉन्टिनेंट में फैलता है, पूरे कॉन्टिनेंट में अप्रोर फैल जाता है, क्योंकि आखिरकार ये तीनों एंशिएंट क्लैंस और सेंट्रल प्लेस का ओवरलॉर्ड स्काई मेंशन अलायंस, इन चारों का फोर्स बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। लेकिन अभी के लिए जिस चीज की वजह से सब लोगों के दिल में पैनिक फैल रहा था वो होता है बर्लिन स्काई माउंटेन के ऊपर हुआ वो बैटल। और इस बैटल का चारों तरफ फैल जाने के बाद स्काई मेंशन अलायंस के जो फ्रैक्शंस दुश्मन थे वो काफी ज्यादा टेंस्ड में आ जाते हैं, लेकिन वो सब तब रिलैक्स फील करते हैं जब वो पाते हैं कि अलायंस की आर्मी का टारगेट हान क्लान है। और ये डाउ के कॉन्टिनेंट के कुछ पावरफुल एक्सपर्ट्स नोटिस कर लेते हैं कि बहुत जल्द ये डाउ के कॉन्टिनेंट में कोई एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और अगर इसके इंटेंसिटी से कंपेयर किया जाए तो फिर पहले होने वाले वॉर्स इस बैटल के सामने कुछ भी नहीं है। अब सेंट्रल प्लेस में रहने वाले फ्रैक्शंस इसी डेंजर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा वॉर उन्हें छू भी लेता है तो फिर उनका पूरा फ्रैक्शन पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। इस वजह से वो फ्रैक्शंस जिनके हेडक्वार्टर स्काई मेंशन अलायंस के आसपास होते हैं वो फटाक से अपने हेडक्वार्टर को वहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अगर बैटल की शुरुआत हो जाती है तो फिर फालतू के एरे गेरे अटैक्स भी उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सारे बंदे स्काई मेंशन अलायंस पे लौट के खुद को रिक्यूपरेट करने लग जाते हैं और मास्टर याओलाओ अलायंस का हर एक मामले को संभालने लगते हैं, जिसकी वजह से अलायंस के मामले में शोयान को सर अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें तो पता है जब बात आती है मैनेजमेंट की तो ये शोयान के बस की बात नहीं है। और जब मास्टर याओलाओ अलायंस के बाकी के कामों को मैनेज कर रहे होते हैं, शोयान अपनी दोनों बीबी और पापा को लेकर अपने पहाड़ की तरफ चला जाता है। और इधर जैसे ही शाओ शाओ के कानों में शोयान की वापस लौटने का खबर आता है वो इंस्टेंट ही माउंटेन वापस लौट आए थे। उसके बाद वो फटाक से अपने पिता के गले लग जाती है और भले ही शोयान कितना भी कोशिश कर रहा हो, शाओ शाओ बिल्कुल भी उसके गोद से नीचे नहीं आती
और अभी के लिए शाओ शाओ एक छोटी सी लड़की से ब्यूटीफुल लड़की की सफर को स्टार्ट कर चुकी होती है और जिस तरीके से क्वीन मेडुसा की अपीयरेंस है अभी से ही साओ साओ की बॉडी में वो अपीयरेंस दिखने लगता है। अब शोयान मन ही मन सोचता है जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो फिर पता नहीं ये कैसा तहलका मचाने वाली है और शायद इसके वजह से फ्रैक्शंस के बीच में वॉर भी स्टार्ट हो सकता है। इसी टाइम पर शोयान अपनी बेटी को ऑर्डर देते हुए कहता है शाओ शाओ अपने ग्रैंडफादर से मिलो। अब शोयान की बातों को सुनकर शाओ शाओ कई बार अपने पलके झपकाते हुए शोयान के बगल में प्रेजेंट हुए शाओ झान को देखने लगती है। इसी टाइम पर शाओ झान को देखते हुए शाओ शाओ ग्रीट करते हुए कहती है ग्रैंडपा। अब शाओ झान जैसे ही शाओ शाओ को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जैसे ही शाओ 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 झान को ग्रीट करती है शाओ झान काफी जोर से हंसते हुए कहते हैं मेरी कितनी अच्छी ग्रैंड डॉटर है। और अभी के लिए शाओ झान इस तरीके से एक्साइटेड हो चुके थे कि देखने से ऐसा लगता है इतना एक्साइटमेंट तो उनको शोयान से दोबारा मिलने पर भी नहीं हुआ था। इसी टाइम पर इधर शाओ झान अपने हाथों को फैलाते हुए कहते हैं शाओ शाओ इधर आओ, अपने ग्रैंडफादर को खुद को हक करने दो। फिर वो शाओ शाओ को शोयान के गले से खींचकर शाओ शाओ से प्यार करने लगते हैं। अब इधर शाओ झान का दाढ़ी शाओ शाओ के फेस में चुभने की वजह से शाओ शाओ भी फेस बनाने लगती है और इस चीज को देखकर शाओ झान और भी तेजी से हंसने लगते हैं। इनफैक्ट हंसी के मारे उनके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में जब वो हान क्लान के जेल में कैद रहे थे तो वो बाहर निकलने की सारी उम्मीदों को छोड़ चुके थे और अब क्योंकि हान क्लान के स्ट्रेंथ को विटनेस करने के बाद वो समझ चुके थे कि हान क्लान के जंगल से बाहर जाना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट कई बार वो ये भी सोचा करते थे कहीं सोयान उनको रेस्क्यू करने के लिए इधर ना जाए। आखिरकार ये जगह काफी ज्यादा डेंजरियस है और जब इतने सालों के बाद उनका सपना सच में सच होता है उनसे खुशी संभली नहीं जाती। इसी टाइम पर शोयान अपने पिता को कहता है फादर चलो हम अब थोड़ा सा आराम कर लें और कोइंसिडेंटली मैं इस टाइम पर फ्री हूँ जिसके चलते मैं आपके हेल्थ को और भी अच्छा करने में मदद कर सकता हूँ। इसी टाइम पर वो अपनी बीवी के तरफ आई मीन मेडुसा के तरफ मुड़ते हुए कहता है जल्दी से जियामा एम्पायर में किसी को भेज के मेरे दोनों भाइयों को इधर बुलवाओ और उन्हें कहना मेरे पिताजी उनका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर मेडुसा हाँ में अपने सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। अब इस टाइम पर शोयान दूर जाते हुए मेडुसा की ब्यूटीफुल फिगर को देखते हुए खुद के साथ बड़बड़ाने लगता है कि बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर, मैंने जो प्रॉमिस आप दोनों से किया था आज मैंने फाइनली उसे कंप्लीट कर दिया है। फिर हमें इस बैटल के बाद के कुछ दिन काफी ज्यादा पीसफुल दिखाई देता है और वो अलायंस की आर्मी जो कि स्काई मेंशन अलायंस के अंदर कैंप कर रहे होते हैं वो भी कुछ टाइम तक रिक्यूपरेट करने लगते हैं और इस टाइम के दौरान अलायंस की ऑपरेशन हॉल्स इस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि जैसे ही गुयुआन फॉलन स्टार पवेलियन में आए थे वो इंस्टेंट ही एक जगह को ढूंढकर रिट्रीट में चले जाते हैं क्योंकि सभी जानते थे कि वो पर्सनली हान क्लान को मॉनिटर कर रहे हैं और उनके ऑब्जर्वेशन की वजह से अगर हान क्लान के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो उसको इंस्टेंट ही डिस्कवर कर लेंगे। लेकिन बात बस ऐसी होती है कि कुछ टाइम तक हान क्लान बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हान क्लान उस एंशिएंट जेड को हासिल करने के बाद पूरे तरीके से शांत हो गया हो। अब देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और अभी के लिए अलायंस का पूरा आर्मी सही से आराम कर चुका था और अब टाइम था अगले प्लान की तरफ आगे बढ़ने का और इस बारी उनका टारगेट होता है हान क्लान और इस चीज की वजह से फॉलन स्टार के अंदर एक्सपर्ट्स की अलग अलग टोलियां बनाई जाती हैं जो कि चारों तरफ फैल जाते हैं और ये तलाश कर रहे होते हैं हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल का और जब इसी फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस सर्च करते हैं हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल एक के बाद एक सामने आने लगते हैं। लेकिन जब अलायंस की आर्मी इसके अंदर जाता है तब वो इस हॉल को पूरे तरीके से खाली पाते हैं और इससे बहुत कम ब्रांच हॉल मिलते हैं जिसके अंदर हान क्लान के बंदे प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से इन बंदों को अलायंस के बंदे खत्म कर देते हैं और इस मिशन के वजह से काफी जल्दी जितने भी हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल थे वो सब खंडर में बदल जाते हैं। इनफैक्ट हान क्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हॉल ऑफ सोल की अर्थ हॉल को भी हॉल ऑफ सोल ने तबाह कर दिया था। ये कहा जा सकता है कि इस टाइम में हॉल ऑफ सोल जो कि बहुत टाइम तक सेंट्रल प्लेस का ओवरलॉर्ड बना था उसको पूरे तरीके से
सेंट्रल प्लेस से उखाड़ दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये थी कि ये हान क्लान हॉल ऑफ सोल को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल के अंदर जो स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद थे वो काफी जल्दी शिफ्ट करवाया दिया गया था और चीजों को देखने से ऐसा लगता है जैसे हान क्लान ने पहले से ही ये क्लाइमेटी के बारे में डिटेक्ट कर लिया था। इसी वजह से उसने अपने सारे के सारे एक्सपर्ट्स को अलायंस आर्मी के अराइव होने से पहले विथड्रॉ करवा लेते हैं। और तो और हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल के अंदर जो स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद होता है उसको भी उन्होंने शिफ्ट करवा लिया होता है। और वैसे भी हान क्लान को हॉल ऑफ सोल से अब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी मेन मिशन कंप्लीट हो चुका है और जब उनका मिशन पूरे तरीके से सक्सेस हो जाएगा उनके लिए हॉल ऑफ सोल जैसे 10 फ्रैक्शन बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। खैर हान क्लान के प्लानिंग चाहे जैसी भी हो, अभी के लिए अलायंस अपनी आर्मी को हान क्लान के रियलम के बाहर अच्छे तरीके से रखवाला करने भेज देता है। और इस टाइम के अंदर शाउडिंग और शाओलिंग उस वार्म होल से ट्रैवल करते हैं जो कि कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से डायरेक्टली स्टार रियलम में पहुंचता था। फिर आगे वो स्काई मिशन अलायंस पर पहुंच के अपने पिताजी के साथ मिलते हैं। अब अपने दोनों भाइयों के साथ आने के बाद शोयान को ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में और कुछ कमी नहीं है और जो खुशी जो उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था उसे वो फाइनली फील करने लगता है। इसी टाइम पर शोयान अपने दोनों भाइयों को अलायंस के बारे में पूछता है और अब शोयान को पता चलता है जिस अलायंस को उसने स्टेबलाइज किया था वो अब कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रैक्शन बन चुका है। लेकिन शोयान का अलायंस के स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का कोई भी इरादा नहीं होता क्योंकि अगर सेंट्रल प्लेस की नजरों से देखें तो सिर्फ उस अलायंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। खैर थोड़े दिन तक अपने फैमिली टाइम को एंजॉय करने के बाद शोयान अपने माइंड को फोकस में लाकर खुद को पावरफुल बनाने की टेक्निक को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे पता था और ज्यादा पावरफुल होने के बाद ही शोयान नायोटी डिवायरिंग फ्लेम जैसी एग्जिस्टेंस के साथ लड़ने की स्ट्रेंथ को पोसेस कर पाएगा। लेकिन दिक्कत बस ऐसी है कि 6 स्टार ताओशिंग लेवल पर पहुंच जाने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से काफी लंबे टाइम तक सोचने के बाद शोयान लिटिली के बॉडी के अंदर के उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन की स्ट्रेंथ को अपना टारगेट बनाता है क्योंकि जैसे ही शोयान का सोल डी स्टेट में एंटर कर गया था शोयान के पास इस पावरफुल स्ट्रेंथ को रिफाइन करने की पावर आ चुका था। अब ये सब सोचने के बाद शोयान प्रेजेंट होता है एक बड़े से टूम के सामने और ये होता है हेवनली टूम। फिर हेवनली टूम को ग्रीट करके शोयान उसके अंदर जाके उसके चारों तरफ के एनर्जी बॉडी को देखने लगता है लेकिन वो एनर्जी बॉडीज बिल्कुल भी शोयान के 100,000 फीट के दायरे के अंदर आने की हिम्मत भी नहीं करते। और तो और जब वो शोयान को देखते थे उनके फेस में फियर और रिस्पेक्ट दोनों दिखाई देते हैं क्योंकि शोयान अभी का हेवनली टूम का मालिक होने के साथ साथ उसका सोल डी स्टेट में एंटर कर चुका है। इसी टाइम पर शोयान ऑब्जर्व करता है ये हेवनली टूम के अंदर प्रेजेंट हुए कुछ 10-12 एनर्जी बॉडी का स्ट्रेंथ दाओशिंग लेवल पर पहुंच चुका है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सब में से उसके एंसेस्टर शाओजुआन जैसा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब शोयान कहता है अगर मैं इन फ्यूचर कोई भी दुश्मन का सामना करता हूँ तो फिर मैं उसे इस हेवनली टूम में कैद कर सकता हूँ। अब ये कहते ही वो अपने एंसेस्टर शाओजुआन के टूम के अंदर बैठ जाता है। इसी टाइम पर शोयान सेंट सुइडाओ को कहता है सुइडाओ मेरे ट्रेनिंग के दौरान तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरा ध्यान बिल्कुल भी भंग नहीं होना चाहिए। और गाइस मैं आप सबको बता दूं हेवनली टूम में बहुत सारे एनर्जी बॉडीज के प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो सेंट सुइडाओ के ऊपर ही ट्रस्ट करता था और भले ही सेंट सुइडाओ से और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बॉडी यहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन शोयान उन सबको कुछ खास नहीं जानता था जिसके वजह से वो इस टाइम के दौरान सेंट सुइडाओ के ऊपर ही रिलाई करेगा। ये सुनकर सेंट सुइडाओ कहता है ठीक है मास्टर समझ गया। और अभी के लिए सेंट सुइडाओ का स्टेटस इस हेवनली टूम में काफी ज्यादा हाई था और ऐसा इसलिए कि सबको पता था हेवनली टूम का मालिक शोयान सेंट सुइडाओ के साथ एक डीप रिलेशनशिप को पोजेस करते हैं और इसी चीज की वजह से भले ही कुछ एनर्जी बॉडी
सेंट सुइडाओ से पावरफुल हो, लेकिन वो सेंट सुइडाओ से काफी प्यार से बर्ताव करते हैं और इसी बदलाव को सेंट सुइडाओ भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन वो सही से जानते थे कि यहाँ पर वो किसी दूसरे की स्ट्रेंथ का फायदा उठा रहे हैं। इस वजह से वो शोयान के साथ जब भी बात करते थे उससे काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आते थे। अब इधर सारे इंस्ट्रक्शन को देने के बाद शोयान कुछ हैंड साइन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इसी टाइम पर शोयान के कंधे में लिटिल याफेर होकर शोयान के बिना इंस्ट्रक्शन के अपने मुंह को खोलकर वो टेरिफाइंग गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन की स्ट्रेंथ को बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही ये गोल्डन लाइट बाहर आता है, आसमान में बादलों की गरजने की आवाज सुनाई देता है और हवा के साथ वो गोल्डन लाइट फूलने लगता है और पलक झपकते ही ये फूलकर एक बड़े से गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन में बदल जाता है और इसका आकार होता है 10,000 फीट से भी बड़ा और उस ड्रैगन के ऊपर बिजलियां फ्लिकर कर रहा होता है और इसके आसपास का स्पेस एकदम रिपल होने लगता है और आसपास के प्रेजेंट हुए एनर्जी बॉडी ये गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन की ऑरा को सेंस करके इंस्टेंट ही पीछे भागने लगते हैं। अब वो लाइटनिंग ड्रैगन आसमानों में चिल्लाने लगता है। अब सोयान आसमान में चिल्ला रहे ये लाइटनिंग ड्रैगन को देखकर इसके अंदर के पावरफुल एनर्जी को सेंस कर पाता है। और अगर हम पहले की बात करते सोयान के लिए ये बड़े से लाइटनिंग ड्रैगन के पूरे स्ट्रेंथ को प्यूरिफाई करना उसके लिए इम्पॉसिबल होता, लेकिन अभी के लिए अपने डी स्टेट की सोल के साथ उस ड्रैगन को पूरे तरीके से प्यूरिफाई करना उसके लिए काफी इजी है। तो गाइस अब शोयान इस लाइटनिंग ड्रैगन के एनर्जी को कैसे रिफाइन करेगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन गाइस आज की पार्ट आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।